भारत के लोगों से यदि पूछा जाए कि भैया दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो आइंस्टीन का नाम ले लेगा। उसके बाद जो लोग होंगे वो चाणक्य जी का जिक्र कर लेंगे। लेकिन मौजूदा दौर में अगर आप पूछेंगे तो एक ही नाम आएगा। वो ऐसा नाम है जिसमें आप अगर कुछ भूल जाते हैं तो गूगल करने की जगह उनको फोन करके पूछ लीजिए सर इसका जवाब क्या होगा, और वो आपको गूगल से पहले दे देंगे। नाम है सुधांशु त्रिवेदी। द वन एंड ओनली सुधांशु त्रिवेदी, जिन्हें गूगल से भी ज्यादा पता है। गूगल भी इनसे पूछ पूछ कर अपनी जानकारी को अपडेट करता है। बार बार ये कहा जाता है कि मुगलों ने भी इस देश को बहुत कुछ दिया है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार दिया है। आप लोगों ने वैसी चीजें क्यों नहीं बना ली थी पहले? जिन्होंने मीनाक्षीपुरम का मंदिर बनाया, अजंता एलोराय की गुफाएं बनाई, ये लॉजिकल लगता है कि वो लोग लाल किला भी बना सकते थे, वो ताजमहल भी बना सकते थे। ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया। आज हम जानेंगे डीएनए कब से कैंसर का कैलेंडर बन गया, लाइट कब से आत्मा जैसी हो गई, और पेटेंट कब प्रूफ बन गया। स्पॉइलर, कभी नहीं। तो हमें हमेशा से पता था हमारे सारी दुनिया में एक जमाने में वही कैलेंडर था। हमारा वो लिखा है, हमारे क्या कहा गया? हम फर्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि, यह है लॉजिकल आयाम और स्वागत है आपका एक और इंस्टा ज्ञान एपिसोड में। ये है इस मिनी सीरीज हम फर्स्ट का पार्ट 3। सुधांशु त्रिवेदी के स्यूडो साइंस पर हम पहले भी 2 एपिसोड बना चुके हैं, जो आप इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। आज साइंस भी तो यही बता रही है। बच्चे पैदा होते हैं तो कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड बचा के रखो, उसका डीएनए एनालिसिस से बताएगा कि भविष्य में कौन सी बीमारी होने वाली है, बच्चे को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और ये भी प्रिडिक्ट करेगा कि किस ईयर में हो सकती है। कैसे प्रिडिक्ट करेगा? ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी शायद सुधांशु जी को ही पता है और ये देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। जहां तक मेरी लिमिटेड साइंस की समझ कहती है कि अम्बिलिकल कॉर्ड इसलिए संभाल के रखी जाती है क्योंकि उसमें कुछ इस तरह की सेल्स होती हैं जो बॉडी में किसी भी तरह की सेल्स में परिवर्तित हो सकती हैं, जिन्हें हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोला जाता है। ये सेल्स इसलिए जरूरी हैं कि अगर आपको भविष्य में कोई ऐसी बीमारी हुई, कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर्स, थैलेसीमिया या इम्यूनोडेफिशिएंसीज का ट्रीटमेंट आप इन स्टेम सेल्स के थ्रू कर सकते हैं। बट कब कौन सी बीमारी होगी ये पता करना अभी तक साइंस के बस की बात नहीं है, और कौन से ईयर में होगी ये तो जैसा मैंने कहा कि सिर्फ सुधांशु जी ही बता सकते हैं। लुकिंग द सीक्वेंस ऑफ योर एटम्स इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। हमारे क्या कहा गया? जस्ट बाय लुकिंग एट द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन द स्पेस भी हम बता सकते हैं कुंडली के आधार पे कि किस प्रकार की बीमारी होगी और कब होगी, क्योंकि आप नहीं समझ पाए हो वो कोरिलेशन। अब यहाँ से स्टेम सेल्स की जगह सुधांशु जी सीधे डीएनए पर आ गए। चलिए कोई बात नहीं। कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं जैसे BRC1 या 2 जो प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि आपको कोई बीमारी होगी या नहीं, बट उसका सर्टेनिटी और एग्जैक्ट टाइम और डेट नॉट रियली। बेसिकली जीन्स इज नॉट इक्वल टू डेस्टिनी। आपकी लाइफस्टाइल, आपका किसी टॉक्सिन के प्रति एक्सपोजर और आपकी फैमिली हिस्ट्री यानी जेनेटिक्स, ये सब मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, 2 अगर ट्विन्स हैं जिनका सेम डीएनए हो, जिसमें से एक हैवी स्मोकर है और दूसरा एथलीट है, दोनों के रिस्क प्रोफाइलिंग बिल्कुल अलग अलग होंगे, जबकि दोनों का डीएनए काफी हद तक सेम है। तो उस केस में तो ये एनालॉजी फेल हो गई। अब आते हैं क्लेम नंबर 2 पर, सीधे फॉल्स इक्विवेलेंस। सुधांशु जी कह रहे हैं कि जैसे डीएनए को देखकर बीमारी का पता लगाया जा सकता है, वैसे ही ग्रह को या ग्रह की स्थिति को देखकर किसी का भविष्य बताया जा सकता है। प्रॉब्लम वहां पर आती है जब हम किसी क्रेडिबल साइंस को, जैसे लाइफ साइंसेज या बायोलॉजी को कंपेयर करते हैं एक तरह से जो स्यूडो साइंस है एस्ट्रोलॉजी, उससे। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे करोड़ों किलोमीटर स्थित दूर ग्रह एक स्पेसिफिक इंसान पर असर डाल रहे हैं और दूसरे पर नहीं? इतनी दूर बैठे हुए ग्रहों को कैसे पता चल जा रहा है कि आज किसी व्यक्ति को धन मिलने वाला है या उसको बीमारी होने वाली है? ये ऐसा कौन सा सेलुलर पाथवे या हिडन मैकेनिज्म है जिसे आज तक साइंस समझ ही नहीं पाया? हमारे कहा गया यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। लास्ट क्लेम है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होते हैं और बादलों से बिजली गिरती भी है। तो क्या इसका मतलब ब्रेन इक्वल्स थंडरस्टॉर्म? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर कैटेगरी का ही एरर हो गया ना। डीएनए छोटे मॉलिक्यूल, प्लैनेट्स ह्यूज सेलेस्टियल मास। इसे पोएट्री ही रहने दें तो ज्यादा बेहतर है, इसे आर्ट ही रहने दें, इसे साइंस ना बनाएं। या तो हमें बताएं कि मैकेनिज्म क्या है, किस वजह से कोई प्लैनेट किसी इंसान पर अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। ये मत कहिए कि कोई ऐसा अननोन मैकेनिज्म है जिसे कोई नहीं पकड़ पाया। जब कोई नहीं पकड़ पाया तो आप कहां से पकड़ पाए? Bro, didn't even hesitate. साइंस और स्यूडो साइंस में कितना बड़ा फर्क होता है ये आपको बताता हूं। जैसे कि हम 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं जिसे एनालॉजी कहते हैं। वो कोई भी कर सकता है, साइंस में भी करते हैं, स्यूडो साइंस में भी करते हैं। उसके बाद हम उसका हाइपोथेसिस देते हैं कि किस वजह से कोई चीज हुई होगी। ये साइंस में भी किया जाता है, स्यूडो साइंस में भी किया जाता है। फिर उसका प्रॉपर टेस्ट होता है। यहाँ पर स्यूडो साइंस पीछे रह गया क्योंकि स्यूडो साइंस में जनरली कोई टेस्ट नहीं होता, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता। फिर उस एक्सपेरिमेंट से हमें मिलता है डेटा।
अब जब स्यूडो साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ तो डेटा कहाँ से मिलेगा? फिर उस डेटा के बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और अगर डेटा सही निकला तो उसको पीयर रिव्यूड पब्लिश किया जाता है। इस तरह की अलग अलग स्टडीज मिलकर बनाती हैं एक साइंटिफिक कंसेंसस, जिसके बेसिस पर हमें पता लगता है कि कोई चीज़ सत्य है या सिर्फ एक तुक्का थी। यह है डिफरेंस साइंस और स्यूडो साइंस का। और यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग इसीलिए खतरनाक हैं क्योंकि वो आधे साइंस को पूरा साइंस बताने में लगे हुए हैं। वो थोड़ा सा साइंस आपको बताएंगे जिससे आपको लग जाएगा कि हाँ बोल रहे हैं कुछ कुछ पर समझ में नहीं आ रहा, और इसी साइंस को वो कितने आसानी से, कितने चालाकी से स्यूडो साइंस की चाशनी में लपेटकर आपको खिला देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी हमने जाना डीएनए और प्लैनेट्स का फॉल्स इक्विवेलेंस। अब हम जानेंगे आत्मा और लाइट का फॉल्स इक्विवेलेंस। पार्टिकल और वेव दोनों को समझिए। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे मन में तो बचपन से थॉट आया। लाइट देख रहे हैं, मैं उन सारे लोगों से पूछता हूं ना जो कहते हैं कि साहब पहले बता दीजिए। अब उनको पहले बताता हूं, लाइट वेव है कि पार्टिकल है? जिसने थोड़ी भी फिजिक्स पढ़ी होगी उसे पता होगा कि लाइट जो है, जब आप पानी में लाइट जाती है तो आपको डेप्थ कम दिखाई पड़ती है, बिकॉज रिफ्रैक्शन होता है, बेंड हो जाती है लाइट। इसका मतलब लाइट इज पार्टिकल, क्योंकि मीडियम में प्रवेश करने के बाद वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती। पर अगर पार्टिकल हो तो स्पेस में चलते हुए सूर्य से आ नहीं सकती लाइट की वेलोसिटी से। तो इसका मतलब स्पेस में वो वेव नेचर को रिफ्लेक्ट कर रही है और मीडियम में पार्टिकल नेचर को। अगर मैं उन्हीं से कहना चाहूं, जरा इसको और ईमानदारी से सोचो कि आत्मा अंतरिक्ष में अव्यक्त है और माध्यम में व्यक्त है। जब ये कहते थे तो ये तो बकवास है, ये तो फिलॉसफी है। अगेन फॉल्स इक्विवेलेंस, जैसा हम बात कर रहे थे। जितने भी मासलेस पार्टिकल होते हैं, जैसे कि फोटोन या इलेक्ट्रॉन या इस तरह के जो पार्टिकल होते हैं जिनका मास ना के बराबर होता है, वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, जिन्हें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से समझाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो जिसमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनाता है वो वेव पैटर्न को दिखाता है, और डिटेक्शन अगर उसका कर लिया जाए किसी डिटेक्टर द्वारा तो वो पार्टिकल पैटर्न को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि ये मासलेस ऑब्जेक्ट्स कभी पार्टिकल बन जाते हैं, कभी वेव बन जाते हैं। ये इनको समझने का तरीका है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पर ये हमें वेव की तरह दिखाई देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम तक कोई लाइट पहुँचती ही नहीं। सूर्य की लाइट जो हम तक पहुँचती है वो इसी वजह से पहुँचती है कि वो बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है वेव की तरह, जैसे बाकी वेव्स करती हैं। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, अब जैसे ही कोई मीडियम में टकराई लाइट, जैसे कि हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आई, वो डस्ट पार्टिकल से, वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगी और अब वो एक तरह का पैटर्न शो करेगी, जिसे कहते हैं या तो एब्जॉर्प्शन पैटर्न या एमिशन पैटर्न या फिर स्कैटरिंग, जिसकी वजह से हमें अलग अलग कलर दिखते हैं, हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो वो यहाँ पर क्वांटम रूल्स फॉलो कर रही है, क्योंकि ये इस तरह के पार्टिकल हैं जो बहुत ही छोटे हैं। इनका मास इतना छोटा है कि इनको डिटरमाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये दोनों तरीके से बिहेव इनका ऑब्जर्व किया जाता है। पर इसको ये तो भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। इट इज़ प्योर साइंस बहुत सालों से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि मैं घर में हूँ बेटा और ऑफिस में मैनेजर। इसका बस यही है कि हमें समझने के तरीके हैं, अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग जगहों पर आइडेंटिटी तो सेम ही है। लाइट भी हमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बिहेव करती है। उसका मतलब ये नहीं कि लाइट का नेचर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर इसे लाइट को आत्मा से इक्वेट करना, जिसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, वो अगेन पोएटिक नेचर का है। बट उसको साइंस बताना और उसको अगेन दोनों को कंपेयर करना कि जरा गौर से सोच के देखिए, बहुत ही गलत और स्यूडो साइंटिफिक बात है। जब ये कहते थे तो ये तो बकवास है, ये तो फिलॉसफी है, और लाइट स्पेस में वेव है और मीडियम में पार्टिकल है, ये साइंस है। बस वो कटोरा हटा दो भाई मार्क्स और मैकाले का, उसके बाद ईमानदारी से देखो तो सब कुछ समझ में आए। ईमानदारी से ही देख रहे हैं, यही साइंस है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई स्पेसिफिक चीज एक तरह से बिहेव कर रही है तो वो दूसरे तरीके से बिहेव नहीं कर सकती। इट जस्ट ऑब्जर्व पैटर्न, इट इज प्योर साइंस। इसमें कटोरा कहाँ से आ गया? इट्स जस्ट कि आप कोई कॉन्सेप्ट फिट करना चाह रहे हैं जो फिट नहीं कर पा रहे हैं जबरदस्ती में, उस कटोरे को हटाइए तो ज्यादा बेहतर प्रोग्रेस होगी हमारी। संसद के एक सदस्य ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी जीत के बाद इस सदन के नहीं, दूसरे सदन के सदस्य ने यह शब्द बोला था कि भाजपा सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं सर,
जिनके की दिमाग में मैकाले और मार्क्स का वायरस भरा है, तो उन्हें बताना चाहता हूं कि गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर के लिए मेडिसिनल पेटेंट है और पेटेंट का नंबर है 64100059। तो मैं कहना चाहता हूं कृपया जाके अपने मन से मैकाले और मार्क्स का मैल साफ करिए, तो राज्यों में समन्वय बहुत बेहतर ढंग से दिखाई पड़े। वुड यू बिलीव दैट कि ये हमारे देश की संसद में बोला गया है, एक सांसद द्वारा, जहां पर उपराष्ट्रपति जी सुन रहे हैं। सुनने में आता है कि सुधांशु जी पीएचडी हैं। हालांकि इस बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि गौमूत्र क्या है, बाकी मूत्र क्या है। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग प्रकार के मूत्र की बहुत विशेषता बताई गई है। जैसे हमारे यहाँ पर गौमूत्र की विशेषता है, वैसे ही कई जगह पर ऊंट के मूत्र की विशेषता है, कई जगह पर बकरी के मूत्र की विशेषता है, जहाँ पर जिस तरह के जानवर को प्रमुखता दी जाती है। जो मूत्र होता है, भले ही वो इंसान का मूत्र हो, गाय का मूत्र हो, बकरी का मूत्र हो, ऊंट का मूत्र हो या किसी और का मूत्र हो, उसमें चूंकि अमोनिया और यूरिया होते हैं, तो वो एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ उसकी हो सकती हैं। क्योंकि अमोनिया और यूरिया अपने आप में एंटी बैक्टीरियल हैं, वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको आप ज़बरदस्त मेडिसिन बना लो या कैंसर की तरह उस मेडिसिन की तरह उसको ट्रीट करो। और पेटेंट होने का अर्थ ये नहीं होता कि कोई चीज़ चमत्कारी हो गई है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनके पेटेंट्स निकाले जा चुके हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है। पेटेंट इज़ जस्ट अ लीगल आईपी क्लेम। जो आप क्लेम कर रहे हैं, जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बस उसको आपने लीगलाइज्ड करा लिया है, उसी को पेटेंट कहा जाता है। अब कल को अगर आप उसको कमर्शलाइज करना चाहते हैं, तो वो आपको लीगल राइट्स देते हैं कि कोई भी इंसान या कोई भी कंपनी आपके पेटेंट को यूज़ करके, आपकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कमर्शलाइज नहीं कर सकता, कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता। जितने भी मूत्र हैं, अगेन काउ डिस्टिलेट से बहुत सारी दवाइयाँ बनने के क्लेम्स किए जाते हैं, बट कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, कोई क्लिनिकल एफिशिएंसी प्रूव नहीं हुई आज तक। अगेन जैसा मैंने कहा, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हर मूत्र में होती हैं, तो गाय के मूत्र में भी होती हैं, पर इसका कोई फर्दर सबूत नहीं मिला। अखंड भारत आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम मुल्कों को आप वापस जोड़ लेंगे, ये क्या अखंड भारत की परिकल्पना क्या है? संघ की दृष्टि में राष्ट्र एक राजनीतिक सत्ता ही नहीं है, सिर्फ जो एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न होती है, एक सांस्कृतिक सत्ता है। इसीलिए भारत के राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में है, पर पूछिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ा जाता भारत में। इतना ही नहीं, भारत की अखंडता का विस्तार जानते हैं कहां तक था? ये वेस्ट इंडीज कहां है? अमेरिका के पास। वहां के मूल निवासियों कहा जाता है इंडियन, रेड इंडियन। इंडिया वहां तक था। ये तो था हमारा ज्योग्राफी में विस्तार। और टाइम में क्या था? अभी हमने हिंदू नववर्ष मनाया था ना, तो किसी का तो 2100 कुछ पूरा हुआ 2022। हमारा ब्रह्म संवत 1,97,40,40,29,124 1.97 बिलियन ईयर्स का स्पेस में अखंडता है। एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ढूंढने गए थे भारत, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था। सभी भारत को ढूंढना चाह रहे थे। भारत बहुत ही ज़्यादा अमीर मुल्क था। पहले के ज़माने में जीपीएस तो था नहीं कि बस पट से जीपीएस में डाला और पहुंच गए। तो ढूंढने गए थे भारत, पहुंच गए अमेरिका। इसीलिए उन्होंने जैसे ही वहाँ पर नेटिव्स को देखा, उन्हें इंडियन बोल दिया गलती से। उसी वजह से जो वेस्ट इंडीज़ है, जो अमेरिका के पास है, उसे वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है। वहाँ पर भारत का कोई प्रूफ नहीं है। अब अखंड भारत की जहाँ तक कल्पना है, हम उसको मानकर बहुत खुश हो जाते हैं, बट ये कल्चरल आइडियोलॉजिकल एस्पिरेशन है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा? अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए? हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना, एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलकर बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में पंचम लड़ाएगा भारत का। विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब क्या? 146 देश। 146 देश। भाई साहब ना बोलो। 146 देश, 146 राज्य में अभी लहरा रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान और भारत 1947 से पहले एक ही देश था, उसके बाद वो बटे हैं, अलग अलग देश बने हैं। तो सुधांशु जी इतनी भारी मिस्टेक किसी गोदी मीडिया चैनल पर तो कर सकते हैं, बट अगर किसी जानकार के सामने करेंगे तो तुरंत पकड़ लिए जाएंगे। बट फिलहाल अब कैलेंडर की बात करी कि कुछ बोलते हैं 2100, कुछ बोलते हैं 2500, और जो एक कैलेंडर है वो 1.97 बिलियन ईयर ब्रह्म संवत बोला जाता है। ह्यूमन की जो रिटन हिस्ट्री है, रिटन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वो
लेस देन 5000 ईयर्स ओल्ड है। उसके पहले कौन ये रिकॉर्ड कीपिंग रख रहा था? ह्यूमन जो उनके सबसे पुराने अगर पीछे जाते जाएं हिस्ट्री में तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख साल पहले ह्यूमन का उद्भव माना जाता है। और मैं सारे होमो स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो कोई ह्यूमन का नाम लेवा भी नहीं था। एप स्पीशीज थी यहाँ पर, कोई होमो स्पीशीज नहीं थी। उसके बाद होमो स्पीशीज बनी है, बंदर से नहीं। बहुत लोग इसमें भी गलती करते हैं। डार्विन ने कह दिया कि हम बंदर की संतान है। डार्विन ने क्यों कहा? एप लाइक एंसेस्टर से, जिनका एप का और ह्यूमन का या होमो स्पीशीज़ का कॉमन एंसेस्टर था, जिससे एप बने हैं और होमो स्पीशीज़ बनी है। धीरे धीरे अलग अलग होमो स्पीशीज़ बनी और उसके बाद होमो सेपियंस जो आज हैं हम जिंदा इस अर्थ पर। तो आई थिंक इसके बारे में इससे ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। एक और चीज़ सुधांशु सर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोलते हैं, वो बोलते हैं हिग्स बोसॉन और गॉड पार्टिकल की, जिसके बारे में बहुत सारे वीडियोस में बात कर चुके हैं बहुत सारे लोग। साइंस की सबसे बड़ी खोज कौन सी हुई है? वो है हिग्स बोसॉन। आम बोलचाल की भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, यानी माना गया ब्रह्मांड का मूल कण है जिससे इवॉल्व होकर पूरा यूनिवर्स बना। हिग्स स्टैंडर्ड मॉडल का पार्टिकल है। जो गॉड पार्टिकल है वो एक निक नेम दिया गया था इस पार्टिकल को। वो एक बुक की मार्केटिंग से पॉपुलर हुआ। ओरिजिनली इसका नाम था गॉड डैम पार्टिकल। वाई गॉड डैम पार्टिकल? इट वॉज सो गॉड डैम हार्ड टू आइडेंटिफाई दिस that's why he wanted to name it god damn particle, but कंट्रोवर्सी अवॉइड करने के लिए उन्होंने इसका नाम रख दिया गॉड पार्टिकल। कभी कहा जाता था महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण भगवान राम के पैदा होने से पहले लिख दी, और कहा जाता है भविष्य में जाके लिखी। कहा जाता है गप है, बकवास है, कैसे हो सकता है। महाभारत कहा जाता है वेद व्यास ने भूतकाल में जाके लिखी, वैशंपायन के समय। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो पूछना चाहता हूँ 1916 में आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बाद अब टाइम ट्रेवल फॉरवर्ड, टाइम ट्रेवल बैकवर्ड बकवास है क्या? जब हम टाइम को समझते हैं तो हम बोलते हैं टाइम इज रिलेटिव, यानी कि हाई स्पीड पर या हाई ग्रेविटी पर टाइम डायलेट हो जाता है, जिसके बारे में हमने एक पूरा वीडियो बनाया था कि टाइम का जो परसेप्शन है कैसे चेंज होता है, उसको जरूर देखिएगा। आइंस्टाइन ने जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की थी उसके बाद हमें पता चला कि टाइम इज रिलेटिव, टाइम इज नॉट फिक्स। जिससे पहले ग्लोबली ये माना जाता था उससे पहले तक कि टाइम इज फिक्स्ड, टाइम इज नॉट फ्लूइड, बट आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम इज रिलेटिव। पहले 1 घंटा कितने मिनट का होता था? 60। अभी पता कितने मिनट का है? 40। आपको लगता है नहीं साल बड़ी जल्दी खत्म हो रहे हैं? 2025 शुरू हुआ जी, खत्म होने को आ गया जी। कभी सोचा था कभी आपने पहले कितनी स्पीड से ये ईयर क्यों गुजरा? तो फॉरवर्ड टाइम स्किप्स यानी फ्यूचर में टाइम ट्रेवल नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड में रियल वर्ल्ड में हम देख चुके हैं। जैसे जीपीएस सैटेलाइट्स को हम रिलेटिविस्टिक करेक्शन करते हैं उनका, क्योंकि वो धरती से थोड़ा दूर हैं तो वो थोड़ा सा उनका जो क्लॉक है वो कम ज़्यादा हो जाती है। पर फ्यूचर में टाइम टेबल थियोरेटिकली पॉसिबल है, ये बहुत अच्छे से हमें पता चल गया, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हमने देख लिया। बट बैकवर्ड टाइम ट्रेवल यानी पास्ट में टाइम ट्रेवल नॉट रियली, इट्स फिल्ड विथ पैराडॉक्सेस। ना कि सिर्फ ये साइंटिफिकली इम्प्रॉबेबल है, इम्पॉसिबल इसलिए नहीं कहा क्योंकि देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी इन सम ऑफ द स्पेसिफिक केसेस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। ठीक है, उसकी बात कभी और करेंगे। तो इम्प्रॉबेबल है, बहुत ज़्यादा ना के बराबर उसकी संभावना है। और प्रैक्टिकल केसेस में इसके ज़ीरो एविडेंस हैं पास्ट में टाइम ट्रेवल करने के। और ये रिलेटिविस्टिक केसेस में हम बात कर रहे हैं। अगर हम फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल की बात करें तो हम रिलेटिव बेसिस पर बात कर रहे हैं कि धरती के रिस्पेक्ट में हो रहा है, वो एब्सोल्यूट स्केल में बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। वाह मोदी जी वाह। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी डिबेट में गए, कुछ गलत निकल गया और फिर आपको लगा कोई बात नहीं, इनको कौन सा पता है? आज के जमाने में तो आदमी तुरंत मोबाइल पे चेक करता रहता है, और आजकल तो ऐसे ट्रोलर्स की फौज भी बैठी रहती है ना कि जरा सा गलत हो तो ट्रोलर्स की फौज नहीं है, फैक्ट चेक करते हैं सर, फैक्ट चेक करके बताते हैं बिना डिसरिस्पेक्ट किए, प्यार से, सम्मान के साथ। आपको लेके भी आजकल इंस्टा पे बहुत फैक्ट चेक करने लगे लोग। हाँ, और मजे की बात ये है वो ऐसी ऐसी बातों पे चेक करते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है यार, मतलब ये सिंपल सी चीजें नहीं समझ पा रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बात कही कि चंद्रमा की गति से धरती के पानी पे असर पड़ता है, तो हमारे शरीर में धरती पे 70% पानी है और 30%
इस पर हमने एक वीडियो बनाया था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। वायरल मतलब हमारे हिसाब से वायरल, जिस पर हमने एक वीडियो बनाया था। कोर्स मेरे जैसे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, बट ही सीज दीज वीडियोस, दैट्स व्हाट मैटर्स, कि फ़र्क पड़ता है। जो ये क्लेम कर रहे हैं एब्सर्ड क्लेम, वो अगर उनको कोई डिबंक करता है, मैं या कोई और, डजेंट मैटर, मैं यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट हूँ, पर एटलीस्ट वो उसको देखते हैं। और अगर इस तरह के और ज़्यादा क्रिएटर्स आएंगे सामने और वो बताएंगे कि हाँ सुधांशु जी आप गलत कह रहे हैं, पॉलिटिक्स में आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, साइंस के पास रहने दीजिए, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे जो इंस्टाग्राम है उसमें थोड़ी सी सफाई ज़्यादा हो जाएगी। हमारे शरीर में भी 70% पानी है और 30% सॉलिड है, और मन में 90% पानी है, ब्रेन में, तो इस पे असर नहीं पड़ता होगा। तो कह रहे हैं वो साहब वो ग्रेविटी की इक्वेशन देखिए ये और वो, तो उसके हिसाब से। अरे मेरे भाई, विज्ञान की उस दृष्टि से समझो, ये ग्रेविटी की इक्वेशन से नहीं चलेगा। किस दृष्टि से समझे? विज्ञान की दृष्टि से ना समझे तो कौन सी दृष्टि से समझे? मुझे समझाइए, कौन सी दृष्टि से समझे इसको? जब विज्ञान की दृष्टि ही खत्म हो गई वहाँ पर, फिर तो वो बात मैं कुछ भी कहूँ उसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। बट होपफुली आपको इस वीडियो से थोड़ा सेंस मिला हो, थोड़ी बातें पता चली हो, थोड़ा सा मनोरंजन हुआ हो, मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हुआ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वी आर वेरी क्लोज टू 100K, और शायद अगर आप बाद में देखेंगे तो हम 100K हो चुके होंगे, तो उससे पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए। 100K फैमिली का पार्ट बनिए, पहले ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने बाकी इस सीरीज़ के, मिनी सीरीज़ के बाकी दोनों एपिसोड नहीं देखे तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलूंगा ऐसे एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बी लॉजिकल, स्टार्ट थिंकिंग।